से बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ूलॉजी के लिए। और अगर आपने भी ये फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और मई और जून में इसका एग्ज़ाम है। तो बेसिकली आपके ज़ूलॉजी वाले पोस्ट के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस पहले ही हो गई है और इसके लिए भी मैंने वीडियो पहले ही बना के आपको बता दिया था कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस को लेकर के। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बुक लिस्ट को कि कौन-कौन सी बुक आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। और इसके साथ-साथ में हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखेंगे। ये सारे जो बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, इन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किए हैं ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से वो बुक हैं जिनके हेल्प से और जिनको पढ़ करके आप अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन-कौन से बुक हैं यहाँ पे। तो नंबर पहला है, जैसा कि आपने सिलेबस देखा ही होगा, नहीं भी देखा है तो भी हम थोड़ी देर के बाद आपको पूरा सिलेबस को भी कवर करेंगे, दिखाएँगे कि कौन-कौन सा पॉइंट और यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो नंबर पहला है आर.एल. कोटपाल का। यहाँ पे आपको दे रखा है राइटर का नाम और ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट दोनों तरीके की बुक आती है 2 पार्ट में। वर्टिब्रेट्स में आपको पूरा हायर जूलॉजी पढ़ाई जाती है और इनवर्टिब्रेट्स में लोअर जूलॉजी पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। और इसका दूसरा वाला जो वर्जन दैट इज इनवर्टिब्रेट्स, ये दोनों ही आपके राइटर आर.एल. कोटपाल हैं। तो आर.एल. कोटपाल की आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है और आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो दी बेस्ट है। और इस पूरे पूरे बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में से जो जो स्पीसीज जो फाइलम के मेंबर्स दे रखे हैं उनको पहले आप यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए कि हाँ, आर्थ्रोपोडा से कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा से कौन सा फाइलम है, सिलेटेटा से कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके से हर एक फाइलम के एक ऑर्गेनिज्म का पूरा आपको लाइफ साइकिल, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक के बारे में क्या है स्टडी करना है। तो पहले आप इन दोनों बुक को देख लीजिए और उन सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में से जो जो पॉइंट आपके टॉपिक्स यहाँ पे मैच करते हैं उनको आप ऐसे मार्क कर लीजिए। देन इसके बाद इसको स्टडी करना शुरू कीजिए। ये दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं और इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद फाइनली आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स से कुछ बचता नहीं है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है और इंडियन ऑथर राइटर की बुक है ये। तो डेफिनेटली काफ़ी कंफर्ट और इजी वे में लिखा है इन्होंने, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एंड होपफुली कि जो लोग ज़ूलॉजी से एमएससी किए हुए हैं उन्होंने अपने यूजी और पीजी के टाइम पे तो ज़रूर इस बुक को पढ़ा ही होगा। तीसरा बुक है दैट इज़ द बायोस्टैटिक्स के लिए। ये प्रणव कुमार बनर्जी की बुक है और यूजी और पीजी क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं। काफ़ी पतली बुक है, 200 सवा 200 रुपये के आसपास में आती है। आसानी से आपको हर जगह स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी जहाँ पे भी डिग्री कॉलेज वगैरह होगा बायोस्टैटिक्स के लिए। ये बायोस्टैटिक्स आपको उतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपके एग्जाम्स में 2-4-6 क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। मतलब पूरा थ्योरेटिकल बुक है ये। काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने कि बायोस्टैटिक्स का क्या मतलब है और बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से स्टैटिक्स जो है वो यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपके बुक के सीरीज में है इम्यूनोलॉजी का, टेक्स्ट बुक ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनके डॉक्टर पी माधवी लता ये राइटर हैं। वैसे अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ये यूजी और पीजी के स्टूडेंट के लिए ये बुक लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है। सन पब्लिकेशंस की 350-400 रुपये के आसपास मिल जाती है ये और काफ़ी ठीक तरीके से सिलेबस को उन्होंने कवर किया हुआ है। और आपके इस एग्ज़ाम में जितना भी सिलेबस है इम्यूनोलॉजी का वो सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाता है और उनका स्टैंडर्ड भी ठीक है। आप आसानी से इन पर फेथ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं इससे। इसके बाद है आपका क्वाडिटा का डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, एम्ब्रियोलॉजी है, डॉक्टर पी.एस. वर्मा जी का है। और इसमें ये काफ़ी अच्छी बुक है, मोटी बुक है, लेकिन आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक्स आपको दे रखा है आप उनको वहाँ से कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए और देन इसके बाद इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप अगर इस बुक को ठीक तरीके से पढ़ते हैं और अगर आप सचमुच में जूलॉजी से मास्टर डिग्री होल्डर है या कुछ बायोटेक के भी स्टूडेंट होंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी होंगे, माइक्रोबायोलॉजी के होंगे जो कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो अगर आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं ना तो धीरे-धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाएँगे। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मतलब एक पूरे स्टोरी के बेसिस पे इन्होंने क्या-क्या समझाने की कोशिश की है। तो बड़ा अच्छा ये इनका बुक है। पढ़ कर के काफ़ी आपको मज़ा आएगा और बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिए हैं। और इसके बाद है एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, आर.सी. दुबे की। इसमें आपको पूरा आईटी टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बाकी जो टेक्निक्स वगैरह होती हैं वो मिल जाएगा। ये भी यूजी और पीजी के बच्चों के लिए बुक दी जाती है। तो आपके इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे
वो बहुत हाई-फाई नहीं आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा हुआ होगा तो आपको लगेगा कि जैसे पीजीटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं या फिर मेडिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो ये सारे बुक्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपको स्ट्रेटजी बना कर के इन इन बुक्स से जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है आपका और शायद मेरे ख्याल से 2 जून का डेट है। अभी डेट में हो सकता है कुछ मिसिंग हो। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है होपफुली कि 2 जून का ही जूलॉजी का एग्ज़ाम है। तो अभी आपके पास जो भी 4-5 महीने का टाइम है, उस 4 से 5 महीने के ड्यूरेशंस में आप अच्छे तरीके से इन सारे बुक्स को गो थ्रू हो लीजिए और एक बार आप ठीक से पढ़ कर के उनको नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद यहाँ पे है दैट इज़ सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी के लिए डॉक्टर पीएस वर्मा और वीके अग्रवाल सबका ये बुक है। ये भी यूजी, पीजी के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अच्छी बुक है। पूरा आपको सेल बायोलॉजी का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने का मिल जाएगा जितना आपको ज़रूरत है। जेनेटिक्स पूरा आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया रखा है, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी दे रखा है। तो लगभग आपका 1, 2, 3, 4, 5 जो यूनिट हैं मतलब कि आपके सिलेबस के, वो सारे आपके इस एक सिंगल बुक से क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। तो ये बुक काफ़ी मतलब आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद है एनुअल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये डॉक्टर आर्य अग्रवाल की है। ये बुक मतलब उतना अच्छा नहीं है कि एनुअल फिजियोलॉजी आप पूरी से समझ बना पाएँगे, लेकिन अगर आपकी समझ पहले से है तो आप इस बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक-ठाक ही इन्होंने दिया हुआ है मतलब फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का समझ। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं से फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ी बहुत अगर आपको आइडिया है, तो आप इस वाले बुक को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए आर के पिल्लई की ये ऑब्जेक्टिव ज़ूलॉजी की बुक है। ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को के लिए प्रेफ़र की जाती है। बहुत अच्छी बुक है। सारे यूनिट का पूरा कंपाइल करके इन्होंने बहुत-बहुत मतलब बंच में 200, 250, 300 इस तरीके से एमसीक्यूज़ दिया है इन्होंने एक-एक टॉपिक से। अगर आप इतने इन सारे इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स अगर आप उनको सॉल्व कर ले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और डेली बेसिस पे अगर आप एक-एक टॉपिक का भी सवाल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो धीरे-धीरे करते-करते आप मैक्सिमम टॉपिक को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। इतना पढ़ना ज़रूरी है, उससे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन्स के प्रैक्टिस को जो है वो करते रहिए, बनाते रहिए। ये सारे बुक के अलावा आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर फ़ॉलो करनी है। एनसीईआरटी का दोनों दोनों दैट इज़ 11th एंड 12th का, ये दोनों बुक आपको ज़रूर फ़ॉलो करना है। आपके पास चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, जो भी है आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। देन इसके बाद एनसीईआरटी प्लस ये सारी जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बुक्स और ये प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप इतना अभी से लग जाते हैं और अच्छे तरीके से मतलब प्रिपरेशंस करते रहते हैं और साथ-साथ में आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, ना सिर्फ एमपीपीएससी का, कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो और उत्तराखंड का हो और हिमाचल प्रदेश का, कहीं का भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप ज़ूलॉजी से हैं, तो ज़ूलॉजी की प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में लगभग-लगभग क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वैसा ही होता है और इधर के उधर क्वेश्चंस होते रहते हैं, तो आप उनको थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ बुक्स की लिस्ट थी और हो सकता है कि आपके पास ये सारी बुक अवेलेबल ना हो, तो आप इनको चाहें तो ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ बुक्स फ्री भी हैं, सारी बुक फ्री नहीं है और नहीं तो फिर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं या तो फिर अगर आपके किसी फ्रेंड का या किसी के पास अगर कोई कॉलेज गोइंग है और लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से निकलवा कर के आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। देखते हैं एक बार सिलेबस पे कि ये सिलेबस क्या-क्या है और कौन-कौन से यूनिट आपको पढ़ने हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि आईएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सिलेबस दिया गया है वो सीएसआईआर के ही सिलेबस को कट करके इधर-उधर सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। आप देखेंगे तो ये सारा का सारा लाइन आपको पूरा सीएसआईआर का ही देख कर के मिलेगा। सीएसआईआर का ये पहला पहला वाला यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस, इसमें पूरा आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एटसेट्रा। बायोएनर्जेटिक्स है जिसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म, ये सारा सब कुछ पूरा का पूरा पॉइंट आपका सीएसआईआर के सिलेबस से दिया हुआ है। तो डेफ़िनेटली इस एग्ज़ाम के लिए नेट ज़रूरी है और होपफुली जितने लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने सीएसआईआर एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यूजीसी भी क्वालीफ़ाई किए हों। तो अगर आपने सीएसआईआर का सिलेबस पढ़ा हुआ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप नॉन जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो, और अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं फिर तो कोई आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा आपका यूनिट है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। यहाँ पर आपको पूरा सेल बायोलॉजी का यूनिट दे रखा है पढ़ने के लिए।
और पूरा डीएनए रेप्लिकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों पूरा आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसमें सारा आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से पूरा ये पूरा सेक्शन आपको जो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, बाकी यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या है सेल बायोलॉजी का है। सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, उनका रेगुलेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो मतलब पूरी की पूरी जो यूनिट है वो सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को के से दिया गया है। ओके, तीसरा जो यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, इसमें आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ये भी पूरा का पूरा सिलेबस आपका CSIR का दिया हुआ है। यहाँ से पूरा इम्यूनोलॉजी है ये वाला पूरा पोर्शन, तो यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा होस्ट एंड पैरासाइट के इंट्रैक्शंस है, सिग्नलिंग है, कम्युनिकेशन है, कैंसर है, ये पूरा का पूरा कैंसर, ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को बहुत अच्छे से मिल जाता है। टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये मिलेगा आपको पढ़ने के लिए जेनेटिक्स में, तो ये अपने आप में बड़ा एक टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और पूरा का पूरा आपको इम्यूनोलॉजी यहाँ पे दे रखा है, सारा A to Z, कुछ भी इम्यूनोलॉजी में आपका बचेगा नहीं। ये पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने CSIR का ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हालांकि CSIR के स्टैंडर्ड का सवाल नहीं आएगा, बट सिलेबस इन्होंने इतना पूरा दे दिया हुआ है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ये CSIR में यूनिट नंबर 5 हुआ करता है, यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे इसी टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने आपको वो बुक बताई है, PS वर्मा के डेवलपमेंटल बायोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है पहले यूनिट में, टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस दे रखा है, तीसरे में मार्फोजेनेसिस दे रखा है, चौथा में प्रोग्राम चिल्ड्रेन दे रखा है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में दे रखा है। तो ये पांचों ही टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ आपको उस सिंगल बुक में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब आपको RL कोटपाल की बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। RL कोटपाल में आपको इनवर्टिब्रेट्स मिलेगा, फिर बाकी ये वर्टिब्रेट्स मिलेगा। तो एक पार्ट में आपको ये, दूसरे पार्ट में आपको ये, तो दोनों जो बुक मैंने स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट किया था RL कोटपाल का, ये 5 यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, ये दोनों आपको उस दो बुक से क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वहाँ से ये वाला यूनिट आपका पूरा कवर हो जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म अप्लाइड जियोलॉजी, इसके लिए आपको हो सकता है कि NCERT का बुक को फॉलो करना पड़ेगा। NCERT भी आप प्रीफर कीजिए, पढ़िए वहाँ से। 11th क्लास में आपको पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया हुआ है एनिमल किंगडम के नाम से, एनिमल क्लासिफिकेशन, वो वाली यूनिट आपको पढ़ना जरूरी है। 11th क्लास की बायोलॉजी में शायद चैप्टर नंबर 3 है मेरे ख्याल से, उसमें आपको ये पढ़ने को अच्छे से मिल जाएगा। और भी अगर आपके पास बुक है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे इकोलॉजी प्रिंसिपल दे रखा है, पूरा का पूरा इकोलॉजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट है, फिर इसके बाद स्पीसीज है, फिर इसके बाद बायोजियोग्राफी है, अप्लाइड इकोलॉजी है, कंजर्वेशन बायोलॉजी है। ये भी आपको उस बुक में मिलेगा जिसमें इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दे रखा था। तो काफ़ी अच्छा पूरा का पूरा इकोलॉजी, BSc थर्ड ईयर के बच्चों को ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है। अगर आपने भी जियोलॉजी से MSc किया है तो BSc में आपने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद लास्ट यूनिट है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें आपको जानने को मिलता है कि हाँ पहले कैसा हुआ था। दूसरा, आपको ये जानने को मिलता है कि हमारे अलावा बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है। इसे इथोलॉजी के नाम से जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो एनिमल बिहेवियर को। तो ये दोनों चीज़ें बड़ा ही इंटरेस्टिंग होती है, तो आप इसको आसानी से उस BSc की जो बुक है आपके पास, BSc की अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो था पूरा आपका सिलेबस और पूरा आपके बुक्स। अब आते हैं कि आपको क्या चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ अभी सपोज, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 2 जून को आपका एग्ज़ाम होगा ये MPPSC का, राइट। तो अगर ये जून को एग्ज़ाम है, तभी आपका मान लीजिए जनवरी खत्म है, तो आपके पास है फेब बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है। तो ये 4 मंथ आपके हाथ में है, राइट। इन 4 मंथ में आपको 10 यूनिट का सिलेबस क्या करना है, कवर करना है, और वो भी काफ़ी लेंदी सिलेबस है। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप पढ़ पाएंगे। तो अगर आप सचमुच में इस एग्ज़ाम में तैयारी करके अपने आप को उस कंपटीशन से बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। अपनी प्रिपरेशंस आपको अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आप स्टार्ट कहाँ से करें, ये भी बहुत अपने आप में सवाल है। मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है जूलॉजी के केस में, वो क्या है, दैट इज़ द लोअर एंड हायर जूलॉजी। मीन्स बेसिक वाली जो जूलॉजी है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो बहुत ही बोरिंग लगता है, और मैक्सिमम चीज़ें सब उसमें याद करने वाली होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लॉजिकल हो और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हो। और कहीं पे भी आपको उनको देखने को नहीं मिलता कि हाँ उससे कहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, ये सारा सब कुछ आपको पढ़ने को मिलता रहता है, तो आपके रेगुलर टच में होता है। तो आप स्टार्ट वहाँ से कीजिए, दैट इज इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट
वर्टिब्रेट्स से, ताकि जितना समय आपके पास अभी अभी है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके पहले उन टॉपिक को कवर कर लीजिए जिनको कभी आपने पढ़ा नहीं है या आपके टच में नहीं है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो आप पहले उनको अच्छे तरीके से पढ़िए और उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। टारगेट बना लीजिए कि 1 महीना में आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का दोनों जो यूनिट है 5 और 6 नंबर यूनिट का, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप खत्म कर लेंगे। बाकी के रिमेनिंग जो आपके यहाँ पे 3 मंथ बचे, मतलब फरवरी में आप टारगेट रखिए कि पूरा जो भी सिलेबस में आपको दे रखा है, उस सिलेबस वाइज़ आपको क्या करना है, उनका नोट्स बना लेना है, उनको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से और उन पे प्रैक्टिस करते रहना है। जो नोट्स आपके प्रिपेयर हुए रहेंगे, वो लास्ट में मई के लास्ट में 15 दिन में आपको रिवीजन करने में काम आएँगे। बाकी जो 3 महीने बचेंगे, उन 3 महीने में आपको 8 यूनिट का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो इस 1 मंथ में आप कोशिश कीजिए कि 2 यूनिट मीन्स यूनिट नंबर 5 और 6 जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का है, वो आपका फिनिश हो जाए, ताकि आप आसानी से नेक्स्ट 3 मंथ में वो 8 जो यूनिट है उनको कवर कर पाएँ, क्योंकि उनको आपने कहीं न कहीं पढ़ा ही है। आपने सीएसआईआर एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, तो डेफ़िनिटली आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ा ही होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो आप आगे जब ऐसे मार्च की तरफ मूव करेंगे, तो ये मार्च में आप मान के चलिए कि 30 दिन में कम से कम आप 4 यूनिट खत्म कर सकते हैं। 4 यूनिट बहुत आसानी से। अगर 1 हफ्ते में 1 यूनिट खत्म करते हैं, तो भी आप कर पाएँगे, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएँगे। 1 हफ्ते पढ़े हुए टॉपिक को 1 हफ्ते में आसानी से बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, इम्यूनोलॉजी पोर्शन खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करेंगे, तो आप सपोज़ कीजिए कि अगर आपने 4 यूनिट यहाँ खत्म कर दिया, 2 यूनिट यहाँ खत्म कर दिया, तो 60% सिलेबस आपका सिर्फ 2 महीने में खत्म हो गया, बाकी भी 2 महीना बचा है। तो मान लीजिए इसमें 15 डेज़ मैंने मान लिया आपके रिवीजन करने के लिए, तो भी 1 एंड हाफ मंथ बचे हुए हैं। अब आपके पास यूनिट कितना है? 4 यूनिट है। तो अगर आप ऐसे इस तरीके से 4 इसमें, 2 इसमें खत्म कर लेते हैं, तो आसानी से, तो 4 और यहाँ पे फिर 2, तो 2, 4, 4 और 2, मतलब शुरू के मंथ में 2 यूनिट, बीच के 2 मंथ में 4-4 यूनिट, लास्ट के 15 डेज़ में 2 यूनिट, बाकी 15 डेज़ जो बचेगा आपका पूरी तरीके से अच्छे से रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट के टाइम पे आपको हड़बड़ी नहीं करना है, हौच-पौच नहीं करना है। सिंपल एग्ज़ाम होता है और पेपर का स्टैंडर्ड नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत ट्रिकी, बहुत लॉजिकल, बहुत डेप्थ में आएँगे। बट हाँ, ये है कि आपको उस पूरा सिलेबस कवर करके जाना होगा, तब जाके आप अच्छे से कर पाएँगे। बाकी पेपर का आपने पैटर्न देखा ही होगा, पेपर 1, पेपर 2 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 में पूरा एमपी का आपको जीएस पूछा जाएगा और बाकी करंट अफेयर पूछे जाएँगे। पेपर 2 जो होगा आपका पूरा सब्जेक्टिव होगा। पैटर्न पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपके पास वो पीडीएफ होगा, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो होपफुली कि अब आप तैयारी अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप इधर जिस किसी भी एग्ज़ाम में इनरोल्ड थे, वो सब आपका एग्ज़ाम फिनिश हो ही चुका है। और जिन बच्चों ने अपना एमपीपीएससी का एसईटी का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड नहीं किया है, उनके लिए सूचना है कि सर्टिफ़िकेट अभी आपके अवेलेबल हो चुके हैं। आप आसानी से अब डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इस प्रिपरेशंस को कंटिन्यू अब शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।